अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हरफिराज में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा सलमान और हमारे साथ मौजूद हैं औरिया मकबूल जान साहब। 3 खबरें हैं जिन पर आज हमने बात करनी है। सबसे पहले तो ये खबर कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती शख्सियात की जानिब से तहकीकात में मुबैना मुदाखलत पर असकुत नोटिस ले लिया है। अब देखना ये इसके बाद क्या होने जा रहा है, इस पर हमने बात करनी है। और दूसरी ये खबर है कि हुकूमत में आते ही सबसे पहले ब्यूरोक्रेट्स को नवाज दिया गया है और ब्यूरोक्रेट्स की 22वें ग्रेड में प्रमोशन का सिलसिला भी जारी है, इस पर हमने बात करनी है। और तीसरी ये खबर कि मईशत बदहाली का शिकार है, डॉलर की उड़ान का सिलसिला भी जारी है, लेकिन हुकूमत की जानिब से आज बड़ा अहम कदम और एक बहुत बेहतरीन इकदाम सामने आया है कि लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी लगा दी गई है। इस पर हमने बात करनी है। तो बढ़ते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक की जानिब। और ये सब सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती शख्सियात की जानिब से जो तहकीकात में मुबैना मुदाखलत की जा रही है उस पर असकुत नोटिस ले लिया है। तो इसके बाद अब क्या होने जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान में जो जब से पाकिस्तान बना है, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में आज तक तहकीकात तो हुई हैं, लेकिन तहकीकात कभी सरे नहीं चढ़ी। सबसे पहला जो रिपोर्ट थी ये 1956 में कायम हुई थी, फिर उसके बाद 1958 में दोबारा रिवाइव की गई थी। डेट इज़ कॉल्ड जस्टिस कॉर्नेलियस रिपोर्ट। जस्टिस कॉर्नेलियस रिपोर्ट जो है 1958 में, उसमें उनके एक वो थे, एक जस्टिस हुस्न कियानी थे और उनके साथ एक जी मोइनुद्दीन थे जो कि उसके साथ शरीक थे। इन तीनों ने रिपोर्ट के अंदर जो पहला फिक्रा था वो गॉन आर द डेज व्हेन द सिविल सर्विस ऑफिसर्स वर नॉट करप्ट। कौन, यानी आप 58, और उन्होंने मिसालें दी हैं कि 3 एंटी करप्शन की केसेस जो हैं ये सिविल सर्विस के अफसरों के लिए भी कायम हो गए। ये जो प्री एमिनेंस थी एक ज़माने के अंदर, जो 1773 के अंदर सिविल सर्विस बनी थी, कि ये जो डिप्टी कमिश्नर हैं ये बड़े ईमानदार लोग होते हैं, ये कभी करप्शन नहीं करते। क्योंकि गोरे ने ये किया था कि डीसी की तनख्वाह 2000 रुपये होती थी, जबकि उस वक्त क्लर्क की तनख्वाह 12 रुपये थी और 1200 रुपये में गाड़ी आ जाती थी। मतलब एक बात भी अपनी तनख्वाह में से 2 गाड़ियाँ खरीद सकता था। इतनी तनख्वाह गोरे ने रखी ताकि कोई बंदा करप्ट ना हो सके। लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को भी शेल्फ कर दिया गया, उस पर कोई काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद अयूब खान ने एक ब्रिगेडियर होते थे, उनके सरबराही में BNR बनाया था, ब्यूरो ऑफ नेशनल रिकंस्ट्रक्शन। इसके अंदर भी उन्होंने सारा काम किया लेकिन नहीं हो सका। फिर याह्या खान जब आया है तो याह्या खान ने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ लोगों को पसंद करता था, कुछ लोगों को नहीं करता था, कुछ लोगों के साथ उनके मसाइल थे, तो उसने तकरीबन 303 कहते थे उसको, 303 लोगों को उसने नौकरी से निकाल दिया। उनमें से मेजॉरिटी एक्सेस ईमानदार थे, बल्कि अक्सर कहते थे कि सिविल सर्विस के जो ऑफिसर थे इनको बुनियादी तौर पर इसलिए नहीं निकाला गया कि ये कोई बेईमान थे, बल्कि इसलिए निकाला गया कि जिनके अंदर गुरूर, तकब्बर, गुस्सा और अकड़फूनी बहुत थी और ये बाकी लोग मानते नहीं थे। और ये पुराना चला था, सिविल सर्विस ऑफिसर और मिलिट्री के साथ एक बड़ा क्लैश था। ये जो लाहौर का जिमखाना क्लब है, ये जिना बाग में जहाँ कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी है इसमें होता था, और पंजाब क्लब जो है ये स्टाफ कॉलेज की जो बिल्डिंग है PC के सामने उसमें होता था। तो अयूब खान ने जब कैप्टन था तो उसने अप्लाई किया कि मुझे मेंबर बनाओ। तो उन्होंने कहा ये तो सिविल अफसरों का है, तुम फौजी तो ऐसे, तुम अपना फौज में रहो, मैस वैसे बैठो। तो जैसे ही वो सदर बना उसने सबसे पहले कहा जिमखाना खाली करो, और साथ उसने कहा ये खाली करो। इस तरह करप्शन के केसेस का असल सूरत शुरू हुई है, वो शुरू हुई है उसने नवाज शरीफ शुरू की जब सैफुर रहमान का उसने बनाया था एहतसाब ब्यूरो। उस एहतसाब ब्यूरो के तहत उसने जरदारी के खिलाफ केस निकाले, उसकी दुश्मनी के हिसाब से अपने पर्सनल लेवल पे। फिर वो केस चलते 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 हालत ये हुई थी कि फिर बेनज़ीर ने इनके खिलाफ निकाले, इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ निकाले, एक का था सरे पहला। लेकिन नवाज शरीफ के केसेस का इतना मसला ना बना क्योंकि पीपल्स पार्टी में इंतकामी सूरत हाल बहुत कम है। लेकिन जरदारी के केस, सरे महल और उसके पास वो नेकलेस वाला केस, फिर वो टेक्ना रेफरेंस, ये सारे चलते रहे। और उसमें जो सिविल सर्विस के ऑफिसर थे, जिनमें मुझे याद अच्छे से, आप कोरोना में फौत हो गए थे, वो इसके अंदर थे, अपना बहुत अहम रुकन थे। फिर इसके साथ और बहुत सारे लोग ऐसे जो इसके साथ हैं, जिनको बेनज़ीर ने आके उनको मुकम्मल तौर पे जिसे कहते हैं खुले लाइन लगा दिया, प्रमोशंस नहीं दी, सारा कुछ किया। ये एक प्रेशर होता था इन लोगों के ऊपर। इसी तरह मुशर्रफ जब आया तो उसने जनरल अमजद को लगाया। जनरल अमजद के ज़माने में भी केसेस निकले, और आप सोचें कि उसको 1-1.5 साल के बाद उनकी फ़ाइलें बनी, और फाइलें बनने के बाद फाइलें दबा दी गई और कहा गया कि अगर तुम हमारे साथ आते हो तो तुम्हारी फ़ाइल बंद। मैं ज़ाती तौर पे कई केसेस का विटनेस हूँ कि जिसमें उन्होंने केसेस बंद किए थे और वो लोग MNA बने, फिर उसका वज़ीर भी बने, फिर सब कुछ। मुशर्रफ के केसेस से लेके अब तक एक तरीके कार अख्तियार किया गया था। एक हुकूमत आती थी, वो केस बनाती थी,
दूसरी हुकूमत आती थी, जिस बंदे ने केस का काम किया होता था उसको रोक देती थी और तुमने हमारे खिलाफ काम क्यों किया। बल्कि अब तो ज़माना ये आ गया था कि बाकायदा अदालतों के अंदर थ्रेट करना शुरू हो गया था। ये जो डॉक्टर रिजवान है, ये बरखुदार हमारे साथ यहाँ पर होता था। मैं जब यहाँ पर कोई पंजाब में आया था तो इसके बाद उस वक्त में एसपी सिटी था, अच्छा नेक अच्छा आदमी, ये उन लोगों में से था। इसका एक सबसे बड़ा काम था कि एक असलम मढ़ियाना होता था सरगोदे का, उसने एक टीचर के पाँव में गोलियां मारी थी। वो एमपी होता था टांगों में, क्योंकि टीचर ने गया था कि आईजी के सामने उसकी शिकायत कर दी थी। आईजी ने कहा कि चोर डाकू रस्सागीर जो नहीं पकड़े जाते, मसला क्या है। लोग कह उसने कहा साथ तुम्हारे जो एमपी बैठे इसके घर में 5 चोर बैठे हुए, जाओ जाके पकड़ो। तो उसने कहा तुम्हें मेरी शिकायत थी, उसने पाँव में अब वो बड़ी, इस बंदे ने जाके मढ़ियाना को गिरफ्तार किया था। इतना जरूरतमंद अफसर था, बहुत जरूरतमंद अफसर था। इसको जब ये आखिरी दिनों में मुझे मिला है जो कि इसने शहबाज शरीफ की सारी इंक्वायरी की थी, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की। और मनी लॉन्ड्रिंग केस बहुत मुश्किल था उसको निकालना। उसको वजह यह है कि आप कम से कम 2-2.5 लाख अकाउंट देखते हैं किसमें क्या। तो ये मसूद क्या है, पटवारी क्या ना है, वो जो है ना, वो जो मशहूर है वो इसका मसूद चपरासी है। हाँ, मसूद चपरासी जितने जितने लोग थे बड़ी मुश्किल से निकले थे। अब इसने चालान भी पेश कर दिया हुआ था अदालत के अंदर, और इसकी गवाही थी बुनियादी के चालान कैसे पेश किए। आते ही इस बंदे ने एकदम छुट्टी ले ली कि मैं मेरे पे प्रेशर पड़े, लेकिन उससे प्रेशर पड़ना शुरू हुआ और इसको बहुत ज़्यादा धमकाना और ये करना, ये देख लेंगे कहाँ तुम जाओगे, ये बहुत हार्ट का मरीज़ था दिल का। तो मुझे एक शादी से ज़्यादा पहले थोड़ी देर पहले मिला, मैं एक शादी में जा रहा था, उसमें कुछ लोग भी थे, उनका कुछ लोगों से बात करें ताकि कम से कम मुझे प्रेशर ना हो। तो ये सूरत है। दूसरा उन्होंने ये किया कि आते ही FIA के DG को बदल दिया, उसको अब्बासी जो था, क्या नाम है उसका, उसको बदल दिया, और फिर उसके साथ साथ उसको भी बदल दिया, नया प्रोसिक्यूटर। और DG FIA ने तीसरे कहा कि तुमने शहबाज शरीफ के केस में पेश ही नहीं होना। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया है। एक जज थे जस्टिस मज़हर अली नकवी, ये वो थे शहबाज शरीफ की ज़मानत की किस्से पीले सुनते थे, उनके सामने सारा रिकॉर्ड मौजूद था, उन्होंने सब कुछ देखा हुआ था, उनको पता था कहाँ कहाँ गंद हुआ है, उनको पता था ये क्या करना चाहते हैं, उन्होंने बाकी चीज़ें भी देखी हुई थी। उन्होंने एक दरख्वास्त दी है अदालत को, जज ने खुद दरख्वास्त दी अदालत को कि ये गंद हो रहा है, इसको रोकें, प्रोसिक्यूशन ख़राब हो रही है। उस पर चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो नोटिस लिया और 5 जजों का बेंच, लार्जर बेंच बनाया। तो तकर्रुर तबादले अब रुक जाएंगे, अब नहीं होंगे? नहीं, तकर्रुर तबादले हाँ उन्होंने रोक दिए हैं, उन्होंने फौरी तौर पर रोक दिया। उन्होंने कहा मजीद, अच्छा उन्होंने कहा कि मजीद आप कुछ नहीं करेंगे, एक उसके अंदर ये इनको तो जो हो गए हैं सर तकर्रुर तबादले, अब वो वापस भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट वापस भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को 3 कवानीन के हिसाब से मुकम्मल इख्तियार है। जो 184(3) है वो कहता है कि 2 वजह से सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त नोटिस ले सकते हैं। नंबर 1, मैटर परटेनिंग टू द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, कोई ऐसा इंसानी हक मुअत्तल हो रहा हो तो फौरन तौर पर, मतलब इंसानी हक यह है कि किसी का पानी रोक दिया गया, इंसानी हक यह है कि एक आदमी की ज़िंदगी का मसला बन गया, इंसानी हक यह है कि आपने दवाइयाँ जो हैं लाइफ सेविंग ड्रग मंगाने से रोक ली, इंसानी हक यह है कि आपको वोट देने से रोक दिया गया। ये बहुत सारे हकूक़ हैं जो लिखे गए। दूसरा ये है कि आप मैटर इज़ पब्लिक इम्पोर्टेंस, कि जिससे लोगों के लिए इम्पोर्टेंस, लोगों के इम्पोर्टेंस यानी ये नहीं कि औरिया मकबूल जान के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंस है, जनरल पब्लिक के लिए। तो ये केस तो कहते हैं क्योंकि करप्शन का केस पब्लिक इम्पोर्टेंस का है, इसने आगे जाके वोट लेना है, लोगों को वोट देना है, तो इसलिए उन्हें ले एक तो ये कानून है। दूसरा कानून जो है वो है आर्टिकल 187 आइन का। वो कहता यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी कानून के तहत कोई इख्तियार मौजूद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास किसी किस्म की कोई ऐसा कोई कानून ऐसे जिसमें, तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उसको जो मुनासिब सज़ा देना चाहती है वो करे, जो मुनासिब एक्शन देना चाहते हैं वो एक्शन और सज़ा कानून बन जाएगा। सज़ा भी दी जा सकती है इसमें, हर चीज़ कर सकती है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट उसको कहते हैं अल्टीमेट जस्टिस। 187 में आपको पढ़ देता हूँ, बड़ा कमाल का सेक्शन है। 187 ये है, ये बुनियादी तौर पर ये कहता है कि अल्टीमेट आपने, यानी सुप्रीम कोर्ट, हमारी जितनी भी कोर्ट्स हैं ना, ये कोर्ट ऑफ लॉ है, यानी कानून के मुताबिक ये है कि हम एक कानून बना देते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद आपकी है, मेरे बच्चों की बजाय। ठीक, ये कानून बन गया, अदालत ने इसके मुताबिक फैसला करना है। जस्टिस ये है कि नहीं, मेरे बच्चों की होनी चाहिए। तो कानून अदालत जो भी बनाए, सुप्रीम कोर्ट बनाए फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस और मैटर पेंडिंग बिफोर इट। तो मुकम्मल जस्टिस एक होता है कि इंसाफ की अदालत, एक होता है कानून की अदालत, दोनों में फ़र्क है। कानून की अदालत यह है कि जो कानून पार्लियामेंट में बना दिया
اس کے مطابق عدالت نے کام کرنا ہے۔ پاکستان کی ساری عدالتیں جو ہیں وہ قوانین کی عدالتیں ہیں، سپریم کورٹ جو ہے وہ انصاف کی عدالت ہے، کیونکہ اس کے بعد صرف اللہ تعالیٰ ہے اور تو کوئی نہیں ہے۔ تو اگر قانون نہیں بنا یا قانون غلط بنا تو اس کے تحت پھر اگلا جو ہے کہ جب وہ آرڈر پاس کر دیتی ہے تو پھر سیکشن 190 آتا ہے، آل ایگزیکٹو یعنی جتنے بھی پرائم منسٹر، ہیڈ آف دا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے پرائم منسٹر، اینڈ جوڈیشل اتھارٹیز تھرو آؤٹ پاکستان شیل ایکٹ ان ایڈ آف دا سپریم کورٹ۔ تو اس کا آرڈر جو ہے وہ بائنڈنگ ہے، وہ انٹرفیئر بھی کر سکتی ہے فار کمپلیٹ جسٹس، وہ روک بھی سکتی ہے، وہ مس کیریج آف جسٹس کے بھی آ سکتی ہے، وہ کسی طرح پینڈنگ میٹرز کے بھی آ سکتی ہے۔ یہ ہے مسئلہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ پڑ جاتی ہے پولیٹیکل ایشوز کے اندر۔ اب یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، یہ ایک کرمنل کیس ہے۔ میں اگر ایک جگہ ڈپٹی کمشنر ہوں یا میں ایک جگہ وزیر ہوں اور میں جا کے قتل کر دیتا ہوں تو یہ ایک جرم ہے۔ میں ایک کسی کے گھر میں چوری کرتا ہوں، چوری کر کے اس کو پیسہ کرتا ہوں، یہ جرم ہے۔ اگر منی لانڈرنگ ہوئی ہے تو حمزہ شہباز کرے یا میں کروں۔ اچھا، رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تقرر و تبادلے کہ انہوں نے غلط کیسز بنائے ہیں ہم پر، تو ان کا بنتا ہے تقرر و تبادلے کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حمزہ شہباز ثناء اللہ تو نہیں کہتا بتاتا نا غلط کا صحیح ہے، کیس غلط صحیح کون بتاتا ہے؟ عدالت بتاتی ہے۔ مجھے کوئی بندہ کہے گا تو میں تو یہ کہوں گا کیس غلط، پولیس کہے گا ہم صحیح بنائے، عدالت بتائے گی کہ غلط صحیح ہے۔ رانا ثناء اللہ کون سا جج آ گیا؟ رانا ثناء اللہ تو یہی کہے گا، رانا ثناء اللہ کہ میں خوبصورت ہوں، دوسرا کہہ رہی تم بدصورت ہو، تو لوگ بتائیں گے نا رانا ثناء اللہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے۔ آپ اپنے آپ کو کیسے کہہ سکتے ہیں ہم تک ہمارے پر غلط کیسز بنائے ہوئے ہیں؟ یہ تو عدالت بتائے گی۔ بالکل، چلیں جی، یہ معاملہ سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ نے اس پر از خود نوٹس بھی لے لیا ہے اور دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ کی جانب سے کیا فیصلے سامنے آتے ہیں۔ تقرر و تبادلوں کو تو روک دیا گیا ہے، بڑھیں گے بریک کی جانب، اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم ایک نئے ایشو پر بات کریں گے کہ حکومت میں آتے ہی سب سے پہلے جو بیوروکریٹس ہیں ان کو نوازنا شروع کر دیا گیا ہے۔ اس معاملے پر ہم نے بات کرنی ہے، لیکن یہاں لیں گے ایک بریک۔